हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। ये है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। एक कहानी है तुषार की ट्रेन जर्नी की। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की वेडिंग में, और वो ट्रैवल करने वाले थे ट्रेन के द्वारा। और फाइनली कैसे भी करके उन्होंने विंडो सीट अरेंज कर ली थी। वो विंडो सीट से बाहर का नज़ारा देख ही रहे थे, कितने में उनके अंकल जी आए, पीठ पे थपथपाया और उनसे पूछा कि क्या आप जानते हो कि आखिर ये ट्रेन पहली बार कब यूज़ हुई, करीब 150 साल पहले, और उसके पहले लोग कैसे आया जाया करते थे। तुषार भी इन सब के बारे में सोचने लगा कि आखिर लोग इतना ट्रेवल करते क्यों थे, जहाँ पैदा हो गए वहीं रहना चाहिए ना, उनको भाई भटकने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए भाई इसी के साथ आते हैं अपने चैप्टर की तरफ हम। तो वह पहली हेडिंग द अर्लीस्ट पीपल, कि आखिर वो चलते क्यों थे, मूव क्यों करते थे। जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो से रहते थे, उनको जनरली हंटर और गैदरर्स के जैसे डिस्क्राइब किया गया है। और आखिरकार ये नाम उनको मिला क्यों है। जो ये हंटर और गैदरर का नाम है, ये उनको इसलिए मिला है क्योंकि जिस तरह से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, उसी के बेसिस पे उनको ये नाम दे दिया गया। जनरली वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, और गैदर करते थे फ्रूट्स रूट्स नट शीड, इन सब चीज़ों को। हंट और जो हंटर गैदरर्स हैं, वो एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाया करते हैं। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वे एक ही जगह पर रहते रहते जो भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे उनको ख़त्म कर दिया था। तो अब सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो इसलिए वो दूसरी जगह मूव हुए होंगे। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि जो बड़े बड़े जानवर हैं उनको भी अपना पेट पालना होता था, तो वो स्मॉल प्रे के पीछे पीछे भागते थे, और कई बार ग्रासेस या फिर लीव्स के चक्कर में उनको जाना होता था। और जो हंटर गैदरर्स थे, उनको हंटिंग करने के लिए वो एनिमल चाहिए होता था। तो आगे स्मॉल प्रे जा रहा है, उसके पीछे बड़ा जानवर जा रहा है, उसके पीछे हम हंटर गैदरर जा रहे हैं। और थर्ड रीज़न हो सकता है क्या, कि हमें पता है कि एक फ्रूट साल के 12 महीने नहीं लगता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सीज़न में बियर करते थे। तो इस वजह से उनको आज यहाँ है तो कल वहाँ भटकना पड़ता था। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर। सभी को सर्वाइव करने के लिए, कोई भी एनवायरनमेंट में सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो जो वहाँ रहते थे, जो लोग मतलब जो हंटर गैदरर्स थे, वो जाहिर सी बात है वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही रहते थे। कई बार हो सकता था ना कि जो वाटर रिसोर्स है वो पेरेनियल ना हो, मतलब साल भर वहाँ पे ना रहता हो पानी, तो गर्मी आने पर या फिर किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है उनका वो वाटर रिसोर्स सूख जाता हो, और इसलिए उनको मूव करना पड़ता हो। बात आती है कि आखिर हम इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलता है। ये भी एक अच्छी बात है जानने वाली। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ चीज़ें पता करी हैं हंटर और गैदरर्स के बारे में, कि आखिर वो क्या करते थे, कैसे चीज़ों को यूज़ करते थे। बिल्कुल वैसा ही कि उन लोगों ने क्या बनाया, कौन से टूल्स को यूज़ किया, कौन सी लकड़ी को यूज़ किया, कौन सी बोन्स को यूज़ किया, और इन सब चीज़ों को लेकर ही पता करें कि किस चीज़ में वो अपना बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्टोन टूल्स जो हैं वो मिले हैं हमें, जो यूज़ किए जाते थे मीट को या फिर बोन को कट करने के लिए, बार्क जो कि पेड़ की छाल होती है उसको स्क्रैप करने के लिए, और एनिमल स्किन को हाइड करने के लिए भी, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, काफ़ी सारे कामों में यूज़ होती थी। और कई जगह पे तो हमें हैंडल्स भी मिले हैं, मतलब बोन के ऊपर लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, मतलब ऐसी ही चीज़ें बनी हुई हैं जिसको हम स्पेयर्स एंड एरो के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं हंटिंग के लिए। काफ़ी सारे अदर टूल्स भी मिले हैं जो कि यूज़ किए जाते थे वुड को चॉप करने के लिए, और जिनको हम फायरवुड में यूज़ कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कि आखिर क्या सोच के, क्या देख के लोग एक प्लेस चूज़ करते थे कि हमें फाइनली यहीं रहना है। इस मैप 2 पे देख लेते हैं, और जितने भी ट्रायंगल्स हैं, चलिए देखिए मैप 2 पे किस कलर से ट्रायंगल्स हैं। ओके, सिर्फ ट्रायंगल्स देखने हैं हमें। ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ से हैं, भीमबेटका, ओके, फिर है हंसगी और कुरनूल केव। ओके, इन तीनों को ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे जो है हंटर गैदरर्स जो है उनके एविडेंस मिले हैं हमें, और इसके अलावा कुछ और भी प्लेसेस हैं जो कि मिले हैं जहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज के पास मिले हैं, या फिर जैसे रिवर और लेक के पास मिले हैं, वहाँ भी इनके ट्रेसेस जो हैं देखने को मिले हैं। जैसे स्टोन टूल्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, तो इंसानों ने अपना रहने का ठिकाना वहीं पे रखा जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स ईजिली अवेलेबल हो सकें। ये दी हुई है रॉक पेंटिंग, और ये बताती है हमें उनके बारे में बताती है। काफ़ी सारे केव्स में इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं अर्ली पीपल की मिली हैं वॉल पे बनी हुई। इनमें से एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मध्य प्रदेश में, जो और साथ ही साथ सदर्न उत्तर प्रदेश में। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक वाइल्ड एनिमल है जो भाग रहा है, उसके पीछे कितनी अच्छी स्किल से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाया गया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे।
साइट्स। साइट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे थिंग्स के रिमेन्स होते हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए एक्सेट्रा, वो पाए जाते हैं, तो उसको हम साइट्स कहते हैं। ये जनरली बनी होती हैं और ये मतलब बनाई जाती हैं, यूज़ की जाती है और फिर फाइनली लोगों के द्वारा पीछे भी छोड़ दी जाती हैं। ये या तो सरफेस पे ही आपको मिल जाएंगी या फिर कई बार सरफेस के नीचे चली जाती हैं, इवन अंडर वाटर भी मिलती हैं। चलिए इसके बारे में हमें और पढ़ने को मिलेगा। अब है फाइंडिंग अबाउट फायर। कुरनूल केव जो हमने देखी थी अभी, ये यहाँ नीचे कुरनूल केव, ये रही कुरनूल केव, ओ सॉरी उल्टा हो गया ऊपर थोड़ा सा, ये रही कुरनूल केव हमारी, इसके बारे में ही बात की गई है। रियली सॉरी। जो कुरनूल केव है यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऐश पाए गए हैं। इससे पता ये चलता है कि जो लोग थे उस टाइम के, उनको फायर के बारे में पता था, वो उसके यूज़ से फेमिलियर थे। फायर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइट का सोर्स, मीट को रोस्ट करने के लिए या फिर जानवरों को भगाने के लिए। अब आते हैं नेम्स एंड डेट्स पे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत ही लेंदी नाम रखा है टाइम पीरियड को, जिसे हम स्टडी कर सकें। जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड था उसका नाम था पैलियोलिथिक। ये ग्रीक टर्म है जो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड और लिथोस जिसका मतलब है स्टोन। इस तरह से जो नाम है ये पॉइंट करता है कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ टूल्स को, स्टोन टूल्स को। जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो एक्सटेंड करता है 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अबाउट 12,000 ईयर्स अगो तक। ये जितना लंबा लॉन्ग स्ट्रेच है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ये पूरा का पूरा पैलियोलिथिक पीरियड ही ह्यूमन हिस्ट्री के करीब 99% तक कवर करता है। और वो पीरियड जब हमें पता चला कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, करीब ये स्टार्ट हुआ था 12,000 ईयर्स से लेके करीब 10,000 ईयर्स तक। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मेसोलिथिक, मतलब कि मिडिल स्टोन। जो स्टोन टूल्स पाए गए इस टाइम के पीरियड में वो जनरली छोटे हुआ करते थे, इसलिए इनको हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। और जो माइक्रोलिथ्स हैं ये प्रॉब्ली स्टक होते थे जिसमें हैंडल्स ऑफ बोन में या फिर वुड में, जिससे कि वो क्या हो टूल्स को बनाया जा सके, जैसे कि सॉज हो गया और सिकल्स हो गया। और इसी टाइम के साथ साथ कुछ ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स भी मिलना मतलब यूज़ हो रही थी उस टाइम पे, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, वो भी चल ही रही थी। और जो नेक्स्ट स्टेज थी करीब 10,000 साल से लेकर, उसको कहा गया नियोलिथिक। अब नियोलिथिक का मतलब क्या है, मतलब कि न्यू टूल्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट की तरफ। करीब 12,000 साल पहले जब कुछ मेजर चेंजेस आने लगे क्लाइमेट में पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल, तब क्या होता, जो कंडीशन थी थोड़ी बहुत वार्म होने लगी थी काफ़ी सारी एरियाज़ में। तो इस चीज़ ने वहाँ पे ग्रासलैंड को डेवलप कर दिया। वैसे हुआ क्या, जो डियर थे, जो एंटेलोप थे, गोट थी, शीप्स थी, कैटल थी, मतलब जो टोटल एनिमल था जो कि ग्रास पे सर्वाइव करता था, उनकी जो तादाद थी वो बढ़ने लगी थी, मतलब उनके नंबर इंक्रीज़ होने लगे थे। और जो हंट करते थे इन एनिमल्स को, उनको फॉलो करते करते इन्होंने सीख लिया फूड हैबिट्स, इनकी फूड हैबिट्स को, इनके ब्रीडिंग सीजन्स को। और इस तरह से लोगों को हेल्प मिली हर्डिंग में और रियरिंग में इन एनिमल्स को। फ़िशिंग भी बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बन गया था उस टाइम पे। अब है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ये भी वो टाइम था जब ग्रेन्स ने अपने आप ही कुछ जगह पे मतलब ग्रो होना शुरू कर दिया था, इंक्लूडिंग वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया। ये नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होने लगे थे। मेन, वीमेन और चिल्ड्रन ने प्रॉब्ली कलेक्ट किया उनके ग्रेन्स को और फिर उनके पैटर्न को समझ लिया, कब पकते हैं, कब खाने लायक होते हैं, और इस तरह से फाइनली वो फार्मर बन गए। ऐसा भी होता है लोग जो है अट्रैक्ट हुए हों और एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया हो, उनके लिए खाना रख देते हों या फिर उनके आसपास ही शेल्टर लेते हों, ऐसे कुछ। जो पहला एनिमल जिसको पालतू बनाया गया था वो था डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर। इसके बाद लोगों ने हिम्मत दिखाई एनिमल्स के प्रति और जो थोड़े से जेंटल हुआ करते थे उनको अपने कैंप्स के आसपास रखने लगे। और इनमें एनिमल्स कौन कौन से थे, जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, कभी कभी ये पिग्स को भी अपने पास रखा करते थे। और जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स थे इनमें से वो ग्रास खाते थे, अगर इंसानों को खाएंगे तो उन्हीं को मार के खा जाएंगे, ऐसे तो उन्होंने शेयर नहीं पाला जो था खैर। हालांकि और काफ़ी बार ऐसा होता था जो इंसान थे वो अपने पेट एनिमल को वाइल्ड एनिमल से बचाते भी थे और इस तरह से वो हर्डर बन गए।
नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक नाम दिया गया उस प्रोसेस को जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा और उसकी फिर देखभाल भी करना सीखी एनिमल से। काफ़ी बार जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा टेम किया जाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं उन वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानों ने बहुत ही सिलेक्ट करके उन प्लांट्स या फिर एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के रखा है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी प्लांट की बात कर रहे हैं या फिर किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, अगर उनको पालतू बनाना है तो ट्राई करेंगे किसी ऐसे को पालतू रखें, किसी ऐसे को टेम करें जिस पे ज़्यादा की कोई डिज़ीज़ ना होती हो। उसके साथ ही साथ उन्होंने ऐसे प्लांट को सिलेक्ट किया जिनकी यील्ड जो है काफ़ी लार्ज साइज़ ग्रेन में हो और साथ ही साथ उनके जो तने हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जिसके फलस्वरूप हो क्या वो कैपेबल हो सकें जो भी ग्रेन निकलने वाला है पका ग्रेन उसके वेट को बियर कर सकें। कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स की शीट्स को प्रिजर्व करना शुरू किया और इंश्योर किया कि वो प्लांट भी अच्छी क्वालिटी का ही बने। अगर हम एनिमल्स के बीच में देखें तो उन्होंने उन एनिमल्स को चूज़ किया जो रिलेटिवली थोड़े से जेंटल थे और उनकी ब्रीडिंग करनी शुरू करी। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, धीमे धीमे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हो गया और जो प्लांट्स थे वो वो काफ़ी डिफरेंट हो गए वाइल्ड प्लांट्स से। यह सब चीज़ हैं। एग्जांपल दिया गया है अगर हम टीथ या फिर हॉर्न की बात करें वाइल्ड एनिमल्स की, वो यूजुअली थोड़े से लार्ज होते हैं, उन डोमेस्टिक वाले से थोड़े ज़्यादा लार्ज होते हैं। डोमेस्टिकेशन जो एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि काफ़ी सारे वर्ल्ड में काफ़ी सारे पार्ट में अलग अलग टाइम पे हुआ था। ये करीब 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और अगर वर्चुअली हम देखें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम आज यूज़ करते हैं फूड के जैसे, वो सब कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में। अगर हम किसी प्लांट की शीट को देखें तो हम नोटिस करेंगे कुछ टाइम लेता है ग्रो होने में। अब ये टाइम कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का, कुछ साल का भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें रुक के वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और फिर इसी तरह से लोगों ने भी रहना शुरू कर दिया। कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। अब जो ग्रीन था उसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते थे, इसको फूड के जैसे भी स्टोर कर सकते थे और उसके शीट को भी स्टोर कर सकते थे, जिससे क्या हो उसको हम आगे जाके यूज़ कर सके। तो लोगों ने क्या किया, लार्ज क्ले पॉट्स बनाना शुरू किए, बास्केट बनाना शुरू किए और पिट्स को खोदना शुरू किया ग्राउंड में। अब है स्टोरिंग एनिमल्स के बारे में। जो एनिमल हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अगर उनकी देखभाल अच्छे से की जाए तो वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है फूड का। मीट भी देते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो और इस तरह से हम एनिमल को एक तरह से कह सकते हैं स्टोर ऑफ फूड। नेक्स्ट है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ओके, जो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वन था जो नॉर्थ वेस्ट में, जो कि प्रेजेंट कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में। अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे जो जहाँ पे साइट्स ऑफ सेटलमेंट थी फार्मर्स और हर्डर्स की, साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया और कुछ एविडेंस निकाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स के। इनमें से जो मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स हैं वो इंक्लूड करती हैं कि इसमें कुछ बर्नट ग्रेन्स मिले हैं। साइंटिस्ट जो है इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे और हम ये भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स थी वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में उगाई जाने लगी थी। और हाँ, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के बोन भी देखने को मिलते हैं। टूवर्ड्स आर सेटल्ड लाइफ के बारे में बात होती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेसेस ऑफ हट्स पाए हैं या फिर हाउसेस कह सकते हो आप कुछ साइट्स पे। एग्जांपल दिया गया है बुरजाहोम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। लोग वहाँ पे पिट हाउस बना के रहते थे, मतलब क्या ग्राउंड के नीचे मिट्टी खोद के फिर स्टेप्स नीचे जाते थे। और ये जो डिग हाउसेस, पिट हाउसेस थे, मतलब ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे कोल्ड वेदर में। आर्कियोलॉजिस्ट को साथ में कुकिंग की चीज़ें मिली इनसाइड और आउटसाइड दी हट्स। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन दी वेदर लोग चाहे तो अंदर खाना बनाए, लोग चाहे तो बाहर खाना बनाए। स्टोन टूल्स हैं वो भी पाए गए हैं काफ़ी सारे साइट्स में, काफ़ी सारे साइट्स में पाए गए हैं। और ये जो टूल्स हैं ये पैरालिथिक टूल्स से लेकर पैरालिथिक टूल्स तक भी पाए गए हैं जिनको हम नियोलिथिक भी कहते हैं। और जो टूल्स थे थोड़े से पॉलिश थे, फाइन कटिंग एज थे। मोर्टार और पेस्टल्स जो कि आज भी यूज़ होती हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, वो भी पाए गए हैं, करीब सेवरल थाउजेंड ईयर्स पहले पाए गए हैं। और इसी टाइम पे जो टूल्स ऑफ पैरालिथिक टाइप थे वो भी अभी तक कंटिन्यू यूज़ में थे और बनाए जा रहे थे। और कुछ टूल्स तो बोन्स के ही बने हुए थे, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। काफ़ी तरह के अर्थन पॉट्स भी देखने को मिले हैं जो देखने को मिले थे उस टाइम पे।
कुछ तो डेकोरेटेड थे और कुछ बस ऐसे स्टोरिंग के लिए यूज़ होते थे। लोगों ने पॉट्स को कुकिंग फूड को सॉरी खाना पकाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, स्पेशली कौन कौन से ग्रेन्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, लेंटिल्स हो गए, जो कि अब डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉटन का हो गया, जो कि उस टाइम पे उगाया जाने लगा था। अब बात है कि अब क्या सब जगह चीज़ें एक साथ चेंजेस होना शुरू हो गई थी? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर है नहीं। काफ़ी सारे एरियाज़ में मेन और वीमेन जो है अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे। हालांकि कुछ जगह पे लोगों ने फार्मिंग को सीख लिया था और अडॉप्ट कर लिया था, हर्डिंग को स्लो कर दिया था, और काफ़ी सालों तक ऐसा चलता रहा। काफ़ी कहीं कहीं केसेस में तो देखने को मिला है कि लोग दोनों चीज़ें कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग भी कर रहे हैं, हर्डिंग भी कर रहे हैं। अब है अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये जो साइट है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन के पास है, लगभग ये बोलन पास के पास में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रूट है ईरान के लिए। मेहरगढ़ जो है प्रॉब्ली वन ऑफ दी मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे लोगों ने बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा और शीप को गोट्स को पहली बार रियर करना सीखा। ये जितने भी अभी तक में अर्लीस्ट विलेज मिले उनमें से एक है। काफ़ी सारे एनिमल बोन्स भी यहाँ पे मिले हैं हमें। कुछ बोन्स मिले हैं वाइल्ड एनिमल्स के, जैसे कि डियर और पिग हो गया, और कुछ बोन्स मिले हैं शीप और गोट के भी। और जो बाकी फाइंडिंग्स हैं मेहरगढ़ के, जो किसमें इंक्लूड है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस। ईच हाउस के पास जो 4 या फिर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बने हुए होते थे, और उनमें से ऐसा भी कि कुछ हो सकता है स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता हो। जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जनरली उसको रिस्पेक्ट पे करते थे, लोग उनकी देखभाल करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि लोग लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव रखते हों। बरियल जो है उसमें से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था जो होता था। काफ़ी सारे बरियल साइट्स भी पाए गए हैं मेहरगढ़ में, और जो डेड पर्सन है वो बरी किया जाता था गोट के साथ। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में फूड की ज़रूरत पड़े तो रास्ते में उसको यूज़ कर सकें। अब है केव पेंटिंग इन फ्रांस के बारे में। फ्रांस जो है वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, और जो साइट है फ्रांस में, ये कुछ बच्चों के द्वारा मतलब ऐसी मजाक में मिल गई थी उनको। और जो पेंटिंग है करीब 20,000 से लेकर 10,000 साल पुरानी है। इसमें क्या है कि एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका वाइल्ड हॉर्स हो गया, ओल्ड वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल हो गया, बाइसन हो गया, वूली डायनासोर्स हो गया, इन सबको देखने को मिलता है कुछ ब्राइट कलर्स में। ये जो कलर्स हैं ये मेनली बनाए गए हैं मिनरल्स, जैसे कि ऑर्क हो गया, आयरन हो गया, फिर चारकोल हो गया। ऐसा ही पॉसिबल है कि जो पेंटिंग है बनाई गई किसी सेरेमोनियल ओकेशन पे, जैसे किसी रिचुअल को परफॉर्म किया जा सके। ये रहा एग्जाम्पल, पेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एल्सवेयर में आ जाते हैं नियोलिथिक साइट। टर्की की बात हो रही है। टर्की में क्या है, एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है कतल हुयुक, जो कि टर्की में है। काफ़ी सारे थिंग्स जो हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से लाई गई हैं, जैसे कि सीरिया हो गया, फ्लिंट जो है सीरिया से लाई गई, कॉरीज जो हैं वो रेड सी से लाई गई हैं, सेल्स जो हैं वो लाई गई हैं आपकी मेडिटेरेनियन सी से, और वहाँ पे लाके सेटलमेंट की गई हैं। और ये भी चीज़ ध्यान देने वाले कि उस टाइम पे कोई कार्ट नहीं हुआ करते थे, और जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स थी वो एनिमल्स के बैक पे या फिर इंसान रख के लेके आते थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय।